नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का स्पेशल क्लास ले रहे हैं और इसमें हम लोग जीएस का क्लास लेंगे। और आज देखते हैं हम लोग कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, पेरियार है, दूसरा है कावेरी नदी है, तीसरा है नर्मदा नदी है, चौथा है आपका ताप्ती नदी। तो यहाँ पे आंसर आपका कावेरी नदी हो जाएगा। अब देखते हैं चारों में क्या क्या दिया हुआ है। ये पेरियार नदी जो है आपका, ये तमिलनाडु से निकलता है और आपका केरल से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी जो इसका जो मध्य प्रदेश से निकलता है और ये भी जाकर आपका अरब सागर में गिर जाता है। और चौथा में है ताप्ती, ये भी अरब सागर में ही गिरता है और मध्य प्रदेश से निकलता है और जाकर कहाँ गिरता है, अरब सागर में गिर जाता है। लेकिन एक बात आता है कि जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, दोनों की एक ख़ास बात यह है क्योंकि ये दोनों भ्रंश घाटियों से होकर गुजरता है और अरब सागर में गिरता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ से गुजरती हैं, कहाँ चली जाती हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए कि कहाँ जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि जो आपकी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और कौन आपका बंगाल की खाड़ी में। देखेंगे कि जो पूर्व की नदियां होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बहुत सारी नदियां होती हैं, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली बहुत कम नदियां होती हैं। तो यहाँ पे सभी नदियां दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू, अब्दुल लतीफ़, और तीसरा दिया हुआ है जॉर्जियो मेलोनी, और चौथा दिया है ऋषि सुनक। पहला देखा जाए इसमें ऑप्शन क्या है, तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर, जॉर्जियो मेलोनी। ये अभी जस्ट ही चुनी गई हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, इसलिए ये सही है। अब देखा जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू दिया हुआ है, तो ये पूर्व इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट हैं। अब देखा जाए सी ए जो दिया हुआ है, यहाँ सी नहीं बी होगा, अब्दुल लतीफ़, ये इराक के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ दिया हुआ ऋषि सुनक, ये ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के अभी नए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। देखेंगे कि ब्रिटेन में बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं। अभी जस्ट इनके पहले कुछ लोग इस्तीफा दिए हैं, तब जाकर इनकी नियुक्ति, ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं और ये नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट चला जाए। दिया हुआ है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। ऑप्शन दिया हुआ है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा दिया हुआ है मैसूर, तीसरा दिया हुआ है कर्नाटक, चौथा दिया हुआ है कोयम्बटूर। तो यहाँ पे आपका आंसर है पहला नंबर श्रीरंगपट्टनम, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो राज्य था ये मैसूर था, मैसूर के राजा थे और इनकी राजधानी कौन थी, श्रीरंगपट्टनम। तो नेक्स्ट देखा जाए। देखिए 4th नंबर है, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इंडोनेशिया, दूसरा दिया हुआ पाकिस्तान, तीसरा दिया हुआ भारत, चौथा दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो हमें देखना है कि क्या इसमें कह रहा है। इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा भारत। यहाँ पे देखेंगे कि 2023
का जो G20 सम्मेलन है 2023 का, ये भारत में होने वाला है, इसलिए सभी पूछा जा रहा है। और यहाँ देखा जाए कि जो G20 जो संगठन है, इसके जो इसमें से सदस्य कौन कौन हैं, इंडोनेशिया, भारत और आपके ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पाकिस्तान सदस्य नहीं है। इसमें देखेंगे कि 20 का मतलब क्या है, इसमें 20 का मतलब है 19 देश हैं और एक आपका संगठन है जिसका नाम होता है EU, जो यूरोपियन संघ बोला जाता है। इसको मिलाकर 20 देशों का चयन किया जाता है और उन्हीं से मिलकर क्या होता है, G20 का सम्मेलन होता है। तो नेक्स्ट चला जाए, देख लीजिए ये आपका फिगर है। इसमें G20 का जो सम्मेलन होता है जो इंडोनेशिया में हुआ है अभी जस्ट, यही आपका फिगर है। इसको देख लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है हैदराबाद, दूसरा दिया हुआ चेन्नई, तीसरा दिया हुआ मुंबई और चौथा दिया है बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपका आंसर चौथा हो जाएगा बेंगलुरु। ये कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु और इसे IT राजधानी भी बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है आपका सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रहे क्योंकि हमेशा सिलिकॉन घाटी ही नहीं वैली भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिए। तो चला जाए नेक्स्ट में, देखिए यहाँ छठा नंबर दिया हुआ है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1931, 27, 28 और 32। ये सभी 1900 है, 1931 है, 1927, 1928, 1932 है। तो आपका आंसर C नंबर हो जाएगा क्योंकि ये 1928 में आया था। लेकिन इसका गठन जो है 1927 में हुआ था और आगमन इसका कब हुआ था, 1928 में। देखेंगे कि ये भारत में 2 बार आया था, एक बार फरवरी में आया था, एक बार अक्टूबर में आया था। ये ध्यान रखिए। और ये अपना प्रतिवेदन लेकर आपका चले गए थे 2 बार आकर भारत में। इनका आगमन क्यों हुआ था, देखेंगे कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी में ये बात कही गई थी कि 10 साल के अंदर में इस जो 1919 का अधिनियम है उसकी रिसर्च किया जाएगा। उसको रिसर्च करने के लिए इस बात को पहले ही कह दिया गया था कि एक आयोग की गठन किया जाएगा और इसको भेजा जाएगा। तो देखेंगे कि 2 साल पहले ही आ गया था ये भारत में। तो ये कब आया था, 1928 में। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। ऑप्शन है आपका भारत, इंडोनेशिया, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आंसर आपका C हो जाएगा जो नेपाल है, क्योंकि भारत यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल है। क्योंकि देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो मुस्लिमों का है यहाँ पे इंडोनेशिया में पाया जाता है, इसलिए इसको तो हम कह नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार से ना ही हिंदू ज़्यादा हैं ना ही मुस्लिम ज़्यादा हैं, यहाँ पे दूसरे कास्ट के हैं। तो हमारा जो आंसर होगा आपका नेपाल हो जाएगा। देखिए ये नेपाल है, आपके भारत के जस्ट जैसे उत्तर साइड में आपका नेपाल है। ये फिगर देख लीजिए ध्यान से।
यहाँ क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है। तो ऑप्शन देखेंगे कि देहरादून है, बेंगलुरु में है, नागपुर में है कि लखनऊ में है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, नागपुर में। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान रखेंगे कि नागपुर कहाँ है और आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है और महाराष्ट्र में है। देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या किया है, राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति करने का। यहाँ देखेंगे कि जो ऑप्शन आपका आंसर है ये राज्यों के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का, इसमें जो नहीं की बात किया हुआ है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होता है आपका राज्यपाल करता है, इसलिए ये आंसर यही होगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कर रहा है, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांडर होने का बात कर रहा है, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का बात कर रहा है, ये सभी काम आपके राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हमें केंद्र की बात आ जाए, केंद्र का मतलब राष्ट्रपति, अगर केंद्र स्तर पे अगर किसी भी बड़े पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति मैक्सिमम क्वेश्चन में, आंसर में यही राष्ट्रपति ही आते हैं। क्योंकि देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आ जाए, राज्यपाल की नियुक्ति की बात आ जाए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आ जाए, वित्त आयोग की जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की बात आ जाए, चाहे आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के नियुक्ति की बात आ जाए, सभी में राष्ट्रपति का ही नाम आता है। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। अगर केंद्र की बात पूछा जा रहा है तो तुरंत आप राष्ट्रपति को ध्यान से मार देंगे। अगर यही बात राज्य की बात आ जाए तो राज्य में देखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात आए और कोई बड़ा पदाधिकारी की नियुक्ति की बात आ जाए तो आप राज्यपाल को ध्यान से ट्रिक मार सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यही आपके वर्तमान राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, ये फोटो है आपका, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देंगे क्या पूछना चाह रहा है, इस संशोधन की बात कर रहा है। देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो भाग नंबर 20 है, जिसमें अनुच्छेद जो है आपका 368, इसमें संशोधन की बात करता है, संशोधन की बात करता है। इसी के द्वारा आपका संशोधन किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो हम संशोधन की जब बात करते हैं तो हमें किसी भी सदन में इसको लागू किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में इसको हम विधेयक को ला सकते हैं और उसमें से पारित करा सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो आपका अनुच्छेद है ये बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ये यूनिक है, क्वेश्चन है और हमेशा एक ही अनुच्छेद है, इसलिए बहुत बार बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, मानस नदी किस नदी की उप नदी है? तो मानस नदी की बात करा, ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी और गंगा नदी। तो आपका जो मानस नदी का एक किस नदी का उप नदी है? ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी का है। देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का
बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा नदी है जिसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। जैसे जिस देश से ये गुजरता है वहाँ पे अलग अलग नाम लिया जाता है। ये तिब्बत से निकलता है, तिब्बत से निकलता है अरुणाचल प्रदेश, देखेंगे कि असम, बांग्लादेश, में आकर देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में आपका विलय हो जाता है। यहाँ पे तिब्बत में नाम है इसका सांगपो। यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। यहाँ देखेंगे कि असम में इसका ब्रह्मपुत्र नदी है। और यहाँ पे देखेंगे कि जब ये बांग्लादेश में आता है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखेंगे जब ये गंगा नदी से मिलता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये बता दिए हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यही आपके नदियां हैं और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, देखिए यहाँ से निकल रही है। और आपका यहाँ पे ये सभी इसकी नदियां हैं जो मिल रही हैं। इसमें छोटी छोटी नदियां जो इसकी सहायक नदियां होती हैं, ये भी यहाँ साथ दिख रहा है, तो आप इसको देख लेंगे। यहाँ पे आपका सभी दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो ऑप्शन देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, 22वां राज्य है, 23वां राज्य है, या 24वां राज्य है, या 25वां राज्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा 22वां राज्य। ये देखेंगे कि 1975 में इसको बनाया गया था। आपका 22वां राज्य 1975 में बनाया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, घाटा पूर्ति और रिजर्व बैंक से उधार। तो आपका आंसर ये प्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि भारत सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में निगम कर होता है। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर होता है, तो इसलिए हम प्रत्यक्ष कर से जो भारत सरकार का राजस्व का प्रधान स्रोत होता है आपका प्रत्यक्ष कर से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दक्षेस, इसको सार्क भी बोला जाता है, की स्थापना कब की गई थी। तो देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन दिया हुआ 1984 में, 1985 में, 1987 में और 1969 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1985 में किया गया था इसकी स्थापना। और जो दक्षेस का देखा जाए कि जिसको राजधानी बोल सकते हैं या हेड क्वार्टर बोल सकते हैं, आपका काठमांडू में है, नेपाल। ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में पाया जाता है। इसका देखिए यहाँ पे इसके जो सदस्य देश हैं कितने देश पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 8 देश, इसमें 8 देश पाए जाते हैं सार्क में। और कौन कौन से देश होते हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन्हीं को हम सार्क का देश कहते हैं। देखेंगे कि पाकिस्तान है,
अफ़गानिस्तान है, आपका नेपाल है, भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ श्रीलंका है, आपका यहाँ मालदीव है। तो ये सभी देश आप जान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक भारत, 8 देश हैं। तो 8 देशों का नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, डायबिटीज़ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर और 14 नवंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। और एक बात और याद रखिए कि जो दिवस है आपको हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग दिवस याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। ये संविधान जो मौलिक अधिकार होता है, ये लोगों का अधिकार होता है, जो भारत के लोग होते हैं उनका मौलिक अधिकार होता है। इसके संरक्षक बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 में इसका अधिकार है कि 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को रक्षा करेगा। उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के तहत 226 में ये आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा करेगा। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ये सब चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट नंबर है आपका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ 1969, 1982, 1972 और 1981। तो आपका आंसर हो जाएगा 1982 में इसका स्थापना की गई थी। और आगे देखिए इसको, यहाँ देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हिंदी रूपांतरण है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो पूछा जाता है हमेशा कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में, ऐसे एग्ज़ाम में कि हमेशा पूछा जाता है कि इसका जो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। तो आप याद रखेंगे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हिंदी रूप होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। एक प्रकार से कृषि के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? यहाँ दिया हुआ है कावेरी, दूसरा दिया हुआ है कृष्णा, तीसरा दिया हुआ गोदावरी और चौथा दिया हुआ है आपका महानदी। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा कावेरी। तो इसमें आगे देखेंगे इसके विषय में। देखिए, ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यही है, इसको ध्यान रखिए कि यही इसी तरीके से जलप्रपात जो ऊपर से पानी गिरता है इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। तो ये फिगर में देख लीजिए। देखें, नेक्स्ट नंबर है, गद्दी जनजाति लोग निवास करते हैं, कहाँ निवास करते हैं यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है आपका मध्य प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और गद्दी जनजाति जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश में प्राप्त किए जाते हैं। और देखा जाए इनका फिगर कैसे दिखते हैं लोग, तो इनकी पहनावा देखिए ये, और गद्दी जनजातियों का इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ नेक्स्ट
क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। तो देखेंगे कि जो यहाँ पे दिया हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो आंसर आपका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ये एक प्रकार से गरीबी हटाओ और तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात करता है। इसमें और देख लीजिए, कुछ और डिटेल है किस किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कहा गया था। पहली योजना में आपका कृषि की बात की गई थी, दूसरी योजना में आपका पूर्ण उद्योग की बात की गई थी और तीसरी में खाद्य उद्योग की बात की गई थी, चौथी में है आपका कृषि की बात, पांचवी में गरीबी उन्मूलन आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात की गई थी, छठी में कृषि उद्योग है, सातवीं में ऊर्जा खाद्य है, इसको आप देख लेंगे क्योंकि 5 से 6 ही पूछा जाता है। पहला में है कृषि और दूसरा में पूर्ण उद्योग की बात कर रहा है, तीसरा में आपका खाद्य उद्योग की बात कर रहा है, चौथा में कृषि है, पांचवें में गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता और छठी में फिर से कृषि और उद्योग। तो कम से कम 6 तक आप याद रखिए, सही हो जाएगा। तो यही अंतिम क्वेश्चन था और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।